यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जिसका था तुमको इंतजार, वो घड़ी आ गई है, और दैट इज द रिवीजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सीए इंटरमीडिएट के लिए आज से हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट फटाफट आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे, और सीए इंटर के लिए जितने भी टॉपिक्स है वो ऑल टॉपिक्स के आपको रिवीजन लेक्चर मिलने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, और बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज ये कि सर इनकम टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट लेती है? तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7 शेड्यूल का आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें एक एंट्री नंबर 82 होती है, और एंट्री नंबर 82 बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनकम पे टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है? आंसर इज नो। बट एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट लिस्ट होती है, उस स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 होता है, वो ये पावर देता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को समझने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज लाइक अ कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें हर चीज दे रखी है, लाइक किसको टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, कब टैक्स आपको पे करना है, वो सब चीजें उसमें दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। असेसमेंट कैसे होगा, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। बट इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए हुए हैं 1962। रूल्स क्या होती है? जब भी एक्ट को सपोर्ट करना रहता है, जैसे एक्ट में लिखा हुआ है परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होगा, तो परक्यूजिट का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो वैल्यूएशन कहां पे दे रखा है? रूल्स में दे रखा है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो फॉर्म कौन से है? आईटीआर फॉर्म होते हैं, वो आपके रूल्स में दे रखे हैं। उसके बाद में फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट है वो बहुत ही जरूरी चीज है, हर साल जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके एग्जाम के लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट प्रेजेंट किया है ऑन द 1 Feb 2023, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मई एंड नवंबर 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है। और फाइनेंस एक्ट 2022 कैसे बना? सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एज ऑन द 1 Feb 2022। तो 1 Feb 2022 को निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट प्रेजेंट किया था, फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था। वो बिल पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया, और प्रेसिडेंट ने जिस दिन उस पर साइन कर दिया, उसको फाइनेंस एक्ट 2022 बोलते हैं। और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया था 30 मार्च 2022 को। तो 30 मार्च 2022 को ये फाइनेंस बिल 2022 से फाइनेंस एक्ट 2022 बन गया। उसके बाद में जो फाइनेंस एक्ट होता है ना, फाइनेंस एक्ट के बेसिकली यहां पे जो फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है? लास्ट ईयर की टैक्स रेट, के लास्ट ईयर की टैक्स रेट क्या थी वो रहती है। उसके बाद उसका जो पार्ट 2 रहता है ना, वो पार्ट 2 में आपके करंट ईयर की टैक्स रेट रहती है। मींस आपके लिए जो फाइनेंस आपके लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा, उसमें कौन सी रेट से टीडीएस काटना है। तो टीडीएस जिस रेट से काटोगे उसी रेट से असेसमेंट ईयर में जाके और टैक्स लगने वाला है। तो वो तुम्हारा रहता है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में ये रहता है कि सैलरी पे टीडीएस कैसे काटना है, एंड पार्ट 4 में ये रहता है कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में ये सर्कुलर नोटिफिकेशन। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं? सर्कुलर क्या होता है कि कभी कभी किसी भी चीज को क्लेरिफाई करना रहता है कि भाई किसी भी चीज का मीनिंग क्या है, तो क्लेरिफिकेशन के लिए हमारी सीबीडीटी के पास पावर है, वो सर्कुलर इशू करती है। नोटिफाई क्या होता है? कुछ अमेंडमेंट्स का इफेक्ट लाने के लिए। जैसे आप बहुत बार अमेंडमेंट करते हैं तो लॉ में ये लिखा होता है कि फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई। सो नोटिफाई का मतलब होता है नोटिफिकेशन निकालना। नोटिफिकेशन उस दिन निकाला जाता है जिस दिन से वो अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, इट इज बाइंडिंग टू द ओनली डिपार्टमेंट। बट नोटिफिकेशन है वो एसएससी के लिए भी बाइंडिंग है, एज वेल एज डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट है, उसकी भी हेल्प लेते हैं लॉ को समझने के लिए। ये सब मिला के क्या बनता है? इनकम टैक्स लॉ बनता है। तो आप जो पढ़ने वाले हो वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हो, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ने वाले। लॉ का मतलब होता है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, एक्ट इज जस्ट विराट कोहली ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। बट भैया एक बात बताऊं, आप लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ में जब एक्ट है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब चीजें मिल जाती है, तब जाके वो क्या बनता है? लॉ बनता है। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स कब लगता है? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, और चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बोलती है इनकम टैक्स चार्ज होता है एवरी असेसमेंट ईयर। मींस एवरी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स लगेगा, एंड इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 31। 2 क्लॉज 31 में जितने भी पर्सन दे रखे हैं उन हर पर्सन पे इनकम टैक्स लगता है। एंड इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो उस पे असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगता है, एंड टैक्स इज लेविड एट अ रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी होती है उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सर प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर जिसमें जाके आप टैक्स भरेंगे, जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर रहेगा, दैट इज द प्रीवियस ईयर 22-23, और आपके एग्जाम के लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी आप इनकम कमाएंगे उस पे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24 असेसमेंट ईयर, उसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आप अपना टैक्स पे करेंगे। अब एक चीज समझना, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम हो सकता है। कौन से केसेस में? जब आपका न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ है या नया कोई इनकम का सोर्स आया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कोई बिजनेस चालू किया है, वो 10 दिसंबर 2022 से किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो 10 दिसंबर 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक रहेगा। बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ द 12 मंथ, बट प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। उसके बाद एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में भरना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड, आपका जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ईयर में होता है। लेकिन कुछ 4-5 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ सकता है। मींस प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो, वहीं पे आपको टैक्स भरना है, वहीं पे असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट है वो असेसमेंट कर देगा। मींस आपका हिसाब किताब प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। ये कौन कौन से केसेस है? सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट आता है और वो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, जैसे यूएसए का एक बंदा है जिसका नाम है लोबो। लोबो यूएसए से शिप लेके इंडियन पोर्ट पे आता है और वो फिर चला जाता है। एक बात बताओ यार, वो चला गया, वो वापस आके टैक्स भरेगा नहीं भरेगा अपने को पता नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं। जैसे वो शिप को इंडियन पोर्ट से डिपार्ट करेगा, डिपार्चर से पहले पहले उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, और टैक्स भरने के बाद ही उसको एंट्री आउटवर्ड मिलेगा, उससे पहले उसको इंडिया के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है, मींस परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर लूं विजय माल्या की, विजय माल्या मान लो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, तो प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि भैया अभी का अभी तू टैक्स भर दे, प्रीवियस ईयर में ही तेरा असेसमेंट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में ही तू रिटर्न है वो रिटर्न अपना फाइल कर दे। तीसरा, अगर आपने कोई भी ऐसा एओपी बीओ या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिवाली के सीजन में हमने क्या किया, 4 दोस्तों ने मिलकर एक एओपी बनाया, और हम क्या करते हैं दिवाली के सीजन में दीपक बेचते हैं। अब दिवाली के सीजन में जो दीपक बेच रहे थे, मिट्टी के जो है वो दिए जो है वो हम सबको बेचते हैं। अब एक बात समझना, वो जैसे ही दिवाली चली गई हमने वो एओपी बीआई बंद कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में एओ आपको ऐसा बोल सकता है कि इसका जो रिटर्न है वो प्रीवियस ईयर में ही भर दो, असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन है, वो पर्सन टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जा सकता है। जैसे कोई पर्सन है वो मान लो फॉर एन एग्जांपल इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो दिवालिया होने वाला है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फटाफट अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, टैक्स भरेगा ही नहीं। अब एक बात समझना, वो टैक्स भरने के लिए टैक्स तो असेसमेंट ईयर में भरना है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही तो एक काम कर, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले। और लास्ट पार्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में, अगर एओ को लगता है कि अगर कोई बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया है और एओ को लगता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवा देना चाहिए, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर में ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, इनकम टैक्स है वो एवरी पर्सन पे लगता है, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो मैं बताऊं, यहां पे जो 7 लोग है वो 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। वन इज द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आप समझते हो करके, ठीक है, नेचुरल पर्सन इज अ इंडिविजुअल। सेकंड इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज पर द हिंदू लॉ जो हिंदू फैमिलीज रहती है वो एचयूएफ बना सकती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। कंपनी, कंपनी के केस में भले वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो सब कंपनी में आ जाएगा। फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड ऑलवेज एलएलपी जो होती है, वो एलएलपी भी आपकी पार्टनरशिप फर्म ही मानी जाती है। और उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी बीओआई क्या होता है, जैसे कोई जॉइंट वेंचर, दैट इज कॉल्ड एओपी बीओआई। या फिर मान लो कोई भी ऐसा ट्रस्ट है जो रजिस्टर नहीं करा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एओपी बीओआई की डेफिनेशन में आ जाता है। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपलिटी है, मुंबई में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपलिटी। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो ऊपर कहीं पे भी नहीं आते, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे। एग्जांपल इज लाइक देवी देवता वगैरह है, वो आपके आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे। ये पर्सन होते हैं, लेकिन असेसी किसको बोलते हैं, तो असेसी किसको बोलते हैं, अगर ये पर्सन इज लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो तुम्हारा असेसी बन जाएगा।
मींस ये जो पर्सन है, दिस पर्सन आर लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम। अदर सम का मतलब होता है कुछ पेनल्टी वगैरह इनको पे करना बनता है इनकम टैक्स में, तो ये लोग क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। उसके साथ में एक और चीज समझना, अगर किसी भी पर्सन पे कोई असेसमेंट स्टार्ट हो गया है, असेसमेंट स्टार्ट हो गया तो वो पर्सन भी आपका क्या बन जाएगा, असेसी बन जाएगा। या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब होता है जैसे ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो वो ट्रस्टी भी तुम्हारे क्या बन जाएगा, असेसी बन जाएगा। तो असेसी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एनी पर्सन लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम इन द इनकम टैक्स एक्ट, दैट पर्सन इज नोन एज द असेसी, वो तुम्हारा असेसी बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एवरी पर्सन इज असेसी बट एवरी असेसी इज नॉट अ पर्सन। हर पर्सन, every assessee is a person. What I am saying that every assessee is a person, but every person is not a assessee. You are a person, but you are not a assessee. I am a person as well as the assessee because I am liable to pay any tax in income tax. उसके बाद में हम बात करते हैं टैक्स रेट की। क्या आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है? तो फॉर योर एग्जामिनेशन, योर असेसमेंट ईयर 23-24 इज एप्लीकेबल। सो आपके लिए टैक्स रेट क्या है, स्लैब रेट समझने की कोशिश करना। और ये टैक्स रेट कहां पे दे रखी होती है, ये फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। क्या बोला, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, इसको बेसिक एग्जेम्पशन बोलते हैं या मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स बोलते हैं। तो अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, गाइस हियर सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर है, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है तो उसको अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन। तो मैंने क्या बोला, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है प्रीवियस ईयर में, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। पहली चीज तो एक बात बता दूं, ये बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉर एन एग्जांपल कोई ऑस्ट्रेलिया में बंदा है, वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, उसकी एज 72 इयर्स है बट वो नॉन रेजिडेंट है, क्या वो सीनियर सिटीजन होगा? आंसर इज नो, दैट पर्सन इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन होने के लिए वो पर्सन क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। वो पर्सन जो है, वो पर्सन तुम्हारा क्या होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए टू बिकम अ सीनियर सिटीजन। तो एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया इन द प्रीवियस ईयर, उसको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन। उसके केस में अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट इंडिविजुअल और उसका एज 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। इनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख का रहेगा, मींस अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20% एंड मोर देन 10 लाख डायरेक्टली 30% की रेट से टैक्स लगेगा, मींस यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे सीनियर सिटीजन होने के लिए क्या बोला हुआ है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। यहां प्रीवियस ईयर का मतलब होगा आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मीन 60th बर्थडे या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को, तो भी यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 इयर्स और 80 इयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023। मींस अगर कोई पर्सन अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को, तो भी ये मान लिया जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द पर्टिकुलर एज ऑफ 60 इयर्स और 80 इयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड इस ईयर में आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा 3 लाख और 5 लाख। तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर कोई पर्सन है जो 60th या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एज ऑन द 1 अप्रैल 2023, देन ही विल be treated as the senior citizen for the previous year 22-23, उसके लिए सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, जिस दिन आप केक काटते हो उसके लास्ट डेट पे आपका एज कंप्लीट हो चुका है, तो आप 60th बर्थडे सेलिब्रेट 1 अप्रैल को कर रहे हो, बट ये माना जाएगा 60 इयर्स कंप्लीट हो गया है एज ऑन द 31 मार्च 2023 एंड इन द प्रीवियस ईयर 22-23 यू कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट। अब एक बात समझना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में क्या है, ये तो आपकी टैक्स रेट है। अब इसमें सरचार्ज भी लगता है, आंसर इज यस, सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है कि अगर इनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीस है, देयर इज नो सरचार्ज। सरचार्ज मींस टैक्स ऑन टैक्स।
टैक्स जो आएगा उस पर वापस टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अप टू 50 लाख अगर आपका टोटल इनकम है आपको कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो उस केस में आपको 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा। एंड इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ आपको 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। एंड इफ इट इज मोर देन 5 करोड़ तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या इनके केस में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीस, मींस 50 लाख रुपीस या उससे कम है, देन देयर इज नो सरचार्ज। इफ इट इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ देयर इज 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ देयर इज 15% सरचार्ज, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ देयर इज 25% सरचार्ज, एंड मोर देन 5 करोड़ रुपीस देन देयर इज अ 37% सरचार्ज। 37% सरचार्ज। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। सर यहां पे जो सरचार्ज है ना वो 25% है। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एंड टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ देन 37% सरचार्ज है। बट गाइस 4 टाइप ऑफ इनकम ऐसी इनकम है जिसपे ये हायर सरचार्ज आपको नहीं लगेगा। मींस 25% या 37% सरचार्ज नहीं लगेगा 4 तरह की इनकम पे। सर कौन कौन सी ये 4 तरह की इनकम है? एक तो तुम्हारा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A वाला, ये तुम्हारा शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला, यू नो दैट इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10% वो। या फिर तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 111A वाला, दैट इज 15% टैक्स रेट, और इन केस ऑफ द लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द शेयर मार्केट। एंड गाइस एक आपका डिविडेंड का इनकम है। यहां पे एक अमेंडमेंट इस बार किया गया कि जो तुम्हारा नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 होता है ना, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 का मतलब जैसे आपने कोई प्लॉट बेचा और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, या आपने कोई ज्वेलरी बेचा उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने कोई मान लो हाउस प्रॉपर्टी बेचा उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। गाइस ये जो 4 तरह की इनकम ऐसी है ना, ये 4 तरह की इनकम पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% लग सकता है। इस पे कभी भी 25% या 37% सरचार्ज नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट ऑफ दिस इनकम। तो देखिए मैंने क्या बोला, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में अप टू 5 करोड़ है तो आप 25% सरचार्ज लगेगा। मोर देन 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज लगेगा। बट गाइस देयर आर 4 टाइप ऑफ इनकम, वन इज द एलटीसीजी 112A, वन इज द एसटीसीजी 111A, वन इज द डिविडेंड का इनकम, एंड वन इज द अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 4 तरह की इनकम ऐसी है जिसमें हाईएस्ट सरचार्ज आपको 15% लग सकता है। यहां पे बेटा 25% या 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। यहां पे आपको 25% और 37% सरचार्ज नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस इनकम, ये इनकम कितना भी हो इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15 लग सकता है, 25 37 नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं करके, ठीक है, उसमें मैं एक एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या हुआ, आपकी जो टोटल इनकम है अदर देन दैट स्पेशल इनकम, दैट 4 टाइप ऑफ इनकम, वो 45 लाख है। ऑल अमाउंट्स इन द लैक्स, जितने भी अमाउंट्स है वो लैक्स में 45 लाख है। इसमें आपकी ये अदर, ये जो स्पेशल इनकम है, जो 4 इनकम, एलटीसीजी 112 है, एलटीसीजी 112, एसटीसीजी 111 है एंड डिविडेंड, वो आपका 3 करोड़ है। तो टोटल कितना हुआ, 3 करोड़ 45 लाख हुआ। तो अब आप बोलोगे इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ तो यहां तो 25% सरचार्ज लगना चाहिए, बट नहीं गाइस, यहां पे जो ये आपकी स्पेशल इनकम है ना, इस पे जो भी टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15% लगेगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि अदर इनकम हमारी 45 लाख है तो अदर इनकम पे टैक्स आएगा, उस पे भी सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। व्हाई 15% लगेगा? बिकॉज एक बात बताइए, सरचार्ज इज डिपेंड ऑन योर टोटल इनकम। टोटल इनकम यार 1 करोड़ से तो ज्यादा है ना, तो टोटल इनकम जब 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो लगेगा ही लगेगा। तो स्पेशल रेट की जो ये स्पेसिफाइड इनकम है उस पे जो टैक्स आएगा उस पे भी 15%, और जो बैलेंस इनकम बचा उस पे जो टैक्स आएगा उस पे भी 15%। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे हम जो एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द एग्जांपल नंबर आपका 13 पे आ जाइए सीधा। अब आप 13 पे गए तो आपकी अदर इनकम जो है, अदर इनकम इज अदर देन स्पेसिफाइड इनकम, वो 3 करोड़ है, और यहां पे आपकी स्पेसिफाइड इनकम 1 करोड़ है। टोटल हो गया 4 करोड़। तो 4 करोड़ है तो आप मुझे ये बोलेंगे कि यहां पे आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% लगना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, ये जो स्पेसिफाइड इनकम 4 तरह की है, इस पे जो भी टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा, 15% होगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे जो मेरी बैलेंस इनकम है वो बैलेंस इनकम कितनी है, 3 करोड़ है, वो अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है ना। बैलेंस इनकम अपने आप में मोर देन 2 करोड़ है, तो बैलेंस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे कितना लगेगा, आपका 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। इसको अपन और अच्छे से मैंने यहां पे समझाया हुआ है, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए
अगर किसी भी एसएससी का टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है तो कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा। इफ टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ है तो आप सीधा 10% सरचार्ज ले लीजिए। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आप 15% सरचार्ज ले लीजिए। अब तक आपको कुछ भी अलग देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भी आपका जो ये डिविडेंड कैपिटल गेन वाला जो इनकम है उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा, 15%। अब आपको देखना है कि अदर इनकम कितना है। क्या अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है? अगर अदर इनकम है वो अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, मींस रिमेनिंग इनकम इज अपने आप में, रिमेनिंग इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज रहेगा 15%। दूसरा, बट अगर रिमेनिंग इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ओवरऑल आपका टोटल इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है ना। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो स्पेसिफाइड इनकम है ना, इस पे तो मैक्सिमम टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा, 15%। अब आपको ये देखना है कि जो रिमेनिंग इनकम है क्या वो इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ है। अगर रिमेनिंग इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में उस पे जो भी टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आपका 37% आ जाएगा। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कंपनी के लिए टैक्स रेट। तो कंपनी में दो तरह की कंपनी, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो आपका 30% है। लेकिन एक चीज समझना, एक डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का, if turnover for the previous year 2021 का turnover is up to 400 करोड़, means it is not more than 400 करोड़, तो उस पर्टिकुलर केस में उस कंपनी को 25% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 30%, बट प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर ऑफ दैट डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट मोर देन 400 करोड़, तो उस डोमेस्टिक कंपनी को 25% की रेट से, और अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी को 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट रहेगी वो आपकी 40% की रेट से रहेगी। सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगेगा? तो कंपनी के केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 7% की रेट से सरचार्ज, एंड इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ तो आपका 12% की रेट से सरचार्ज। मैंने क्या बोला? डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो 7% की रेट से सरचार्ज, मोर देन 10 करोड़ तो आपका 12% की रेट से सरचार्ज, एंड फॉरेन कंपनी के केस में वही 2% एंड 5%। फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज की रेट कम है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स की रेट है वो आपका 40% है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी के लिए आपकी टैक्स रेट है वो फ्लैट 30% रहेगी। फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 12% इफ द नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। सरचार्ज आपका 12% की रेट से रहेगा अगर नेट टैक्सेबल इनकम है वो आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। नेट टैक्सेबल इनकम आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, ये जितने भी केसेस अपन ने देखे वहां पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको ऐड करना रहेगा 4% की रेट से। अब एक और चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्लैब रेट लगती है। स्लैब रेट कैसे लगेगी? अगर उसका टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10,000 टू 20,000 है 20%, मोर देन 20,000 है 30%। लेकिन क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसे डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है। तो यहां पे आपकी बुक में करेक्शन है, आप प्लीज कर लीजिएगा। इसमें कैसे है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा, एंड इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ तो उस पर्टिकुलर केस में 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा, एंड ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब आपकी इनकम है ना लिटिल बिट मोर देन दैट सरचार्ज वाली लिमिट से ज्यादा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इन केस ऑफ द कंपनी आपकी जो इनकम है कंपनी की वो लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन द 50 लाख है, और लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सरचार्ज की वजह से आपका टैक्स से ज्यादा, सॉरी, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। ड्यू टू द सरचार्ज क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम में इंक्रीमेंट होगा ना उससे ज्यादा आपके टैक्स में इंक्रीमेंट हो जाता है। इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आपके टैक्स में हो जाता है, तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम, डोमेस्टिक कंपनी है, 1 करोड़ 1 लाख है। तो 1 करोड़ 1 लाख पे आप अगर टैक्स निकालोगे तो टैक्स का रेट आपका 30% है मान लो, तो 30% टैक्स जो आया दैट इज द 30 लाख 30,000।
सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, बिकॉज इनकम इज मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ कंपनी, सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 7%। आपने सरचार्ज ऐड कर दिया, यहां पे 32,42,100 आ गया, कितना आ गया 32,42,100। अब एक बात समझना, 32,42,100 आ गया, यहां पे 32,42,100 आया। अब एक और चीज समझना, यहां पे 32,42,100 आ गया, लेकिन एक बात बताइए, अगर इस कंपनी का टोटल इनकम ओनली 1 करोड़ होता तो टैक्स कितना आता, सिर्फ 30 लाख आता। और बेटा कोई सरचार्ज आता, आंसर इज नहीं आता, यहां पे कोई भी सरचार्ज नहीं आता, 30 लाख ही आता। अब कंपनी ने गलती कर दी, अगर कंपनी का इनकम 1 करोड़ होता तो टैक्स 30 लाख आता, कंपनी का इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो टैक्स 32,42,100 आ रहा है। मीन्स यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इनकम में इंक्रीमेंट 1 लाख रुपए का हुआ, एंड उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट है वो आपका 2,42,100 का हुआ। मीन्स यहां पे टैक्स से ज्यादा लाइक जो है, जो इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, बिकॉज इनकम में सपोज आपकी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स ओनली 30 लाख आता, आपकी इनकम कितनी होगी 1 करोड़ 1 लाख, तो उसकी वजह से टैक्स कितना आ गया 32,42,100। मींस इनकम में इंक्रीमेंट 1 लाख का हुआ और टैक्स में इंक्रीमेंट 2,42,100 का हुआ, तो इनकम से ज्यादा यहां पे टैक्स बढ़ा है, इनकम से ज्यादा यहां पे टैक्स बढ़ा है। तो इस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन मत लो, जितना इनकम है वो हम ले लेंगे, एक्स्ट्रा वाला टैक्स हम नहीं लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, आपको 1,42,100 का क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, कि जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ हो इन केस ऑफ कंपनी, या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ हो, या इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन द 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़, तो अब आपको चेक करना रहेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो भी इनकम रहेगी उस पर आप टैक्स निकाल देंगे, ऐड कर दीजिए सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब जो भी आपका 32,42,100 आया है, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ इनकम होती तो कितना टैक्स लगता, और प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ में 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम सीधा गवर्नमेंट को ही दे दो, दैट इज द 1 लाख, तो टोटल हो गया 31 लाख। तो विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू करिए, विचएवर इज लोअर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक बात बताइए, ये अमाउंट इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आपको विचएवर इज लोअर कंटिन्यू करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट यहां पे मिल जाएगा। और फिर आप एक काम करिए, उसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैं बोल रहा हूं आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन उस लिमिट से ज्यादा है, तभी आपको ये चेक करना है। अब जैसे 1 करोड़ 20 लाख है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बट 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तब आप चेक करिए। 10 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप चेक करिए, बिकॉज 10 करोड़ से क्या होता है, सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में 50 लाख से सरचार्ज लगना चालू होता है, 1 करोड़ पे रेट चेंज होती है, 2 करोड़ पे रेट चेंज होती है, 5 करोड़ पे रेट चेंज होती है। तो आप एक बात समझिए, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा, जो भी आपकी इनकम है उस पर टैक्स निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए आप सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर आप लिखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस कंपनी का इनकम 10 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन 10 करोड़, 10 करोड़ पे जो टैक्स आता है, बट 10 करोड़ पे टैक्स लेते टाइम 7% सरचार्ज आप कंसीडर करेंगे यहां पे, हाँ, और प्लस आप 10 करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दीजिए, तो आपका यहां पे ये आ जाएगा, विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन आती है 87A, और 87A का रिबेट किसको मिलता है, तो मैं बता दूं 87A का रिबेट है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल, और जिसका इनकम ओनली अप टू 5 लाख रुपीस है, मींस नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीस, उनको 87A का एक रिबेट मिलेगा, और रिबेट कितना मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि आपकी इनकम अगर अप टू 5 लाख रुपीस है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज अप टू 5 लाख पे आप नॉर्मली टैक्स जो निकालोगे वो 12,000, 5 लाख की 12,500 है उससे कम आएगा, और 12,500 विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन ये रिबेट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले लेना है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये रिबेट क्या एनी टाइप ऑफ इनकम के सामने मिलेगा, आंसर इज यस। जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने है ये रिबेट मिलेगा, आंसर इज यस, बट इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता है ना, जो शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता।
उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता। बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाला या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वाला, इवन विनिंग का इनकम है, कुछ नहीं है तो विनिंग का इनकम है, विनिंग के इनकम के सामने भी ये रिबेट मिलेगा। आंसर इज यस, मिल जाएगा, कहीं पे कुछ मना किया हुआ नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में कोई इनकम नहीं है, ओनली 4 लाख रुपीज का मेरा लॉटरी लग गया और कोई इनकम नहीं है। अब लॉटरी लग गया, विनिंग का इनकम है, तो 4 लाख के सामने मुझे बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। 4 लाख पे टैक्स कितना निकालेंगे 30% की रेट से, टैक्स कितना आया 1,20,000 आया। तो इस 1,20,000 के सामने कैन आई क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन 87A? आंसर इज यस, आई कैन क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहां पे मैं रिबेट ले लूंगा 12,500 का और रिमेनिंग जो है वो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा, इसके बाद ऐड करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज कॉल्ड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मींस आपको जैसे लगेगा ये इनकम है नहीं बट ये इनकम मान ली जाएगी, दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। सबसे पहली सेक्शन है 68। 68 क्या बोलती है? कैश क्रेडिट। एक बात समझना, आपके अकाउंट में अगर कोई भी क्रेडिट हुआ है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने ये पैसा कहां से लाया था, इसका सोर्स क्या है। आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये पैसा कहां से लाया था, इसका सोर्स क्या है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो या आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और बेटा इस पे आपको 78% की रेट से टैक्स लगेगा। 78% की रेट से टैक्स लगेगा। कैसे? 60% की टैक्स रेट है, उस पे आपका 25% सरचार्ज, तो 60 का 25% 15% आता है और प्लस 4% दैट इज 78% की रेट से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115BBE करके सेक्शन है उसमें। तो देखिए, कैश क्रेडिट, आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है, आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट होता है, आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां से आया, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया और आप पता नहीं, आप बोल रहे कहां से आया, पता नहीं, भगवान जी ने दिया होगा, तो भगवान जी ने दिया होगा तो भैया भगवान जी के नाम पे 78% गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। और सीए फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें 10% की रेट से पेनल्टी और लगती है, तो 88% 90% के आसपास तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। अब एक अमेंडमेंट इस सेक्शन में ये आया कि जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया, मैंने किसी से लोन लिया या बोरोइंग किया और बेटा वो आगे वाला पर्सन है, वो एक्सप्लेनेशन उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और मेरे हाथ में इनकम बना लिया जाएगा। आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, मान लो मोंटू भाई से लोन लिया, एक बंदा है मोंटू भाई, उससे मैंने लोन लिया, मेरे बैंक में लोन आया, मेरे से पूछा ये पैसा कहां से आया, मैंने कहा मोंटू भाई से लिया, ये लो मोंटू भाई का पेन नंबर, मोंटू भाई से पूछो। अब मोंटू भाई को पूछने गए और मोंटू भाई को पूछा भैया ये पैसा कहां से लाया था तुमने, बोला पता नहीं, मोंटू भाई तो बोलते पता नहीं भगवान जी देखे गए करके, ठीक है। अगर उनका मोंटू भाई का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये मान लिया जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और ये मेरे हाथ में इनकम बना दिया जाएगा और मुझे 78% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर कोई भी शेयर एप्लीकेशन मनी मिलता है या शेयर कैपिटल मिलता है, शेयर प्रीमियम मनी मिलता है किसी भी रेजिडेंट पर्सन से, और अगर मान लो जिस बंदे ने शेयर खरीदे वो पर्सन अपनी इनकम का सोर्स नहीं बता पा रहा है, तो ये माना जाएगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी अपनी इनकम सोर्स नहीं बता पा रही है और यहां पे क्लोजली हेल्ड कंपनी के हाथ में ये इनकम मान लिया जाएगा और क्लोजली हेल्ड कंपनी को 78% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, क्लोजली हेल्ड कंपनी में एक बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें आपने शेयर खरीदे और आपने शेयर खरीदे, हमसे पूछा किसने शेयर खरीदे, मैंने आपका नाम ले लिया, बट आप अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं दे रहे हो तो ये मान लिया जाएगा हमारी कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और हमारी कंपनी के हाथ में है, वो टैक्स लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69 ये बोलती है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कोई घर बनाया है करके, ठीक है, या कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है और जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है और एओ को मिल जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहां से किया था, आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो एज इट इज आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। उसके बाद में सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन मनी या असेट की बात करती है। अनएक्सप्लेन मनी या असेट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कुछ पैसा मिल गया, आपके पास में मान लो गोल्ड मिल गया, आपके पास में कोई कैश मिल गया, रोकड़ा मिल गया और मान लो पिंक कलर के नोट मिल गया, आपसे पूछा पैसा कहां से लाया था, बोला पता नहीं कहां से लाया था, भगवान जी देके गए थे, तो ये तुम्हारा अनएक्सप्लेन मनी है, अनएक्सप्लेन असेट है, तो ये एज इट इज आपकी इनकम मान ली जाएगी। एक सेक्शन 69B होती है। 69B क्या होती है कि अगर मान लो आपने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसको बुक्स में फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया है, फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज की डेट में अगर 300 ग्राम्स गोल्ड खरीदने जाते हो तो 300 ग्राम्स गोल्ड की रेट अगर 50,000 पर 50,000 जो है वो रेट है,
50,000 रेट है, आई थिंक 5,000 है, वो 1 ग्राम की रेट है करके, ठीक है। तो एक बार हाँ 10 ग्राम की रेट हो गई आपकी 50,000। अब एक बात समझना, 300 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की रेट मार्केट में क्या होती है, 15 लाख होती है। मैं ये बोलता हूं कि मैंने 300 ग्राम गोल्ड खरीदा है और वो 300 ग्राम का गोल्ड जो है वो मैंने 5 लाख में खरीदा है। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, 300 ग्राम गोल्ड जो है उसकी रेट कितनी है आज की डेट में, 15 लाख है, बट आई एम क्लेमिंग दैट आई हैव परचेज फॉर द 5 लाख रुपीज। तो इस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा कि मैंने उसको फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बुक्स में। और जब फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो 10 लाख रुपीज है वो 10 लाख जो डिफरेंस रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट और जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैं फुल्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये मेरी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हो, आप क्या करते हो, कोई भी ऐसा खर्चा करते हो और आपसे पूछा गया ये खर्चा कहां से लाया था, पैसा कहां से लाया था, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी एज इट इज इनकम बन जाएगी। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे बेटे की शादी थी और बेटे की शादी में मैंने जोरदार खर्चा किया, एग्जांपल है, ठीक है, जोरदार खर्चा कर लिया और खर्चा कर लिया 1 करोड़ का खर्चा किया। फिर इनकम टैक्स वाला ने पूछा कहां से लाया था ये पैसा, मैं बोला पता नहीं कहां से आया था करके, ठीक है। तो ये 1 करोड़ मेरी इनकम मान ली जाएगी, दैट इज कॉल्ड 69C। उसके बाद में 69D। 69D क्या बोलती है, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी। हुंडी का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट जो बहुत पहले 100-200 साल पहले हुआ करता था, अभी आजकल नहीं होता है करके, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा फाउंडेशन में हुंडी करके। तो एक बात समझना, पहले होता था, अब क्या होता है, हुंडी पे बेसिस पे आपने क्या किया कि उसको गिरवी रख के कहीं से आपने लोन लिया कैश में या फिर आपने उसका रीपेमेंट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में जितने का लोन लिया है या आप रीपेमेंट कर रहे हो वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर 78% की रेट से टैक्स लग जाएगा। 78% कैसे टैक्स लगता है, यहां पे 60% टैक्स रेट है, उसमें 25% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद में जो भी आपकी विनिंग की इनकम होती है, जैसे लॉटरी है, कार्ड गेम है, हॉर्स रेसेस है, वो विनिंग की इनकम जो होती है उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लग जाता है। और ये जो डीम्ड इनकम मैंने जो बताई 68 टू 69D वाली, उस पर आपको 78% की रेट से टैक्स लग जाएगा। एक और चीज समझना, ये जो इनकम होती है ना विनिंग की इनकम एज वेल एज ये 115 बीबीई वाली जो इनकम है, इसके सामने कोई भी खर्चे वर्चे अलाउ नहीं होते। ये ग्रॉस इनकम है, ये ग्रॉस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और उसके साथ साथ में इन्होंने ये बोला कि भैया इस इनकम के सामने कोई भी आप दूसरे लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये जो डीम्ड इनकम होती है ना, इसके सामने आप कोई भी दूसरे लॉसेस है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 बीएसी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनर आपको इस पर टेस्ट कर सकता है इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट के लिए फेवरेट सेक्शन है। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये सेक्शन आती है 115 BAC. 115 BAC is a tax on the alternative, like you can say that there is a one alternative mechanism या जिसको बोला जाता है न्यू टैक्स रिजिम। सो न्यू टैक्स रिजिम है 115 BAC। 115 BAC क्या बोलता है, 115 BAC ये बोलता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में ऑप्शन है। देखो वहां इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स रेट क्या था, मींस अप टू 2,50,000 तक आपको टैक्स नहीं लगता, 2,50,000 टू 5 लाख है उस पर 10%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%, ये आपका टैक्स रेट यहां पे दे रखा था। लेकिन अभी मैं आपको यहां पे ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में ये बताने वाला हूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो अपना अप टू 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 750 टू 10 लाख 15%, 10 टू 1250 250 रहेगा, दैट इज द 20%, 1252 आपका 15 लाख 25% और मोर देन 15 लाख 30% इस स्लैब रेट से टैक्स पे कर सकता है इंडिविजुअल और एचयूएफ। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? राइट आंसर इज दोनों, रेजिडेंट के पास भी ऑप्शन है, नॉन रेजिडेंट के पास भी ऑप्शन है। इसको ऐसे याद कैसे रखेंगे, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे टैक्स रेट में आपका 5% इंक्रीज हो रहा है और यहां पे आपका 2,50,000 2,50,000 2,50,000 इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे 2,50,000 2,50,000 2,50,000 इंक्रीज हो रहा है और यहां पे 5% है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे हमने ये देखा था कि सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 की जगह 3 लाख का मिलता है, या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख का मिलता है। अगर कोई एसएससी 115 बीएससी का बेनिफिट लेता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख 5 लाख का होगा? आंसर इज नो, उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन यहां पे 2,50,000 का ही रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन इस सेक्शन का बेनिफिट लेता है या सुपर सीनियर सिटीजन इस सेक्शन का बेनिफिट लेता है, तो भी आपका बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2,50,000 ही रहेगा, यहां पे 3 लाख या 5 लाख नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द सरचार्ज? सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसे अपन ने सीखा है, मोर देन 50 लाख का आपका टोटल इनकम है 10%, मोर देन 1 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ है तो आपका 25%, मोर देन 5 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 37%। स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जो है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा, जैसे एलटीसीजी वो 10% 20%, एसटीसीजी 111 15%, विनिंग का इनकम 30%, वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो तो आपके लिए एक तो बेनिफिट ये है कि आपको एएमटी नहीं लगेगा,
ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो टॉपिक होता है वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स टॉपिक आपको नहीं लगेगा, एएमटी जो है वो एएमटी आपको नहीं लगेगा। और जब एएमटी नहीं लग रहा है तो आपका पुराना जो एएमटी क्रेडिट रहेगा वो आपको लैप्स हो जाएगा। एएमटी क्रेडिट यू नो दैट अपन 15 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो एएमटी क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा क्योंकि आपको एएमटी अभी नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात समझना, ये अगर बेनिफिशियल प्रोविजन, ये न्यू टैक्सेशन रिजिम में अगर आप आना चाहते हो तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, आपको कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी। सर क्या क्या चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी? हम एक काम करते हैं, एक एक हेड वाइज देखते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करूं तो सैलरी में आपको पता है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आप नहीं ले सकते अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में नहीं मिलेगा। एज वेल एज द सेक्शन 16 में एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो नहीं मिलेगा। एज वेल एज प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, सेक्शन 16 के आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आपको पता है लीव ट्रेवल कंसेशन का, एलटीसी का डिडक्शन मिलता है, एलटीसी का एग्जेम्पशन मिलता है बेसिकली सेक्शन 10(5) में, वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। और वो कितना मिलता है पता है? वो इकोनॉमिक क्लास ऑफ फेयर एंड ऑल अपन ने देखा था, वो बच्चों वाला कि पहली बार अगर आपका एक बच्चा हुआ फिर 2 बच्चे हुए, तीनों पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो वो एग्जेम्पशन एलटीसी वाला नहीं मिलेगा। एचआरए का एग्जेम्पशन 10 क्लॉज 13A में मिलता है, एचआरए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में कोई भी अलाउंसेस के एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। अलाउंसेस के एग्जेम्पशन यू नो दैट चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन मिलता था, वो 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, वो सब नहीं ले सकते आप। मींस कोई भी एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते अलाउंसेस का एग्जेम्पशन। लेकिन उसमें एक्सेप्शन इज द डीटीडीसी, आप डीटीडीसी वाला ले सकते हो, डीटीडीसी वाले एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। डीटीडीसी कौन सा है? डी का मतलब सबसे पहले दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए आपको पता है कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है। कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होता है? वो 3,200 पर मंथ जो एग्जेम्पशन मिलता है किसको? दिव्यांग एम्प्लॉय को। तो दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए जो डीटीडीसी वाला जो है वो डीटीडीसी वाला, सॉरी, दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए जो कम्यूटेशन वाला जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। इवन दिव्यांग एम्प्लॉय इज फॉलोइंग दिस न्यू टैक्स रिजिम। दूसरा होता है टी, टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, और यहां पे डी का मतलब होता है डेली अलाउंस और सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस। अब एक चीज समझना, ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस है, डेली अलाउंस है और कन्वेंस अलाउंस है, ये तीनों अलाउंसेस में एग्जेम्पशन कितना मिलता है? जितना आप एक्चुअली अमाउंट स्पेंड करते हो, जितना एम्प्लॉय एक्चुअली अमाउंट स्पेंड करता है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। तो डीटीडीसी का एग्जेम्पशन है वो ले सकते हो। पहला डी किसके लिए? दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेशन। उसके बाद टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस सब एम्प्लॉय के लिए, डी का मतलब डेली अलाउंस और सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस ऑल एम्प्लॉयज के लिए। इसमें जितना अमाउंट स्पेंड करते हो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 4 जो है अलाउंसेस की एग्जेम्पशन आप ले सकते हो, बाकी कोई भी अलाउंसेस का एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। तो देखिए सबसे पहले सैलरी में आपको क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे, क्या क्या आहुतियां देनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सैलरी में अंडर सेक्शन 16 के जो डिडक्शन होते हैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप नहीं ले सकते, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं ले सकते, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते, एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, एलटीसी की एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते, और अलाउंसेस की 10(14) की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं ले सकते अदर देन डीटीडीसी। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी में एक बात बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको पता है वो 30,000 या 50,000 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो आप नहीं ले सकते। जो 30,000 नॉट 30,000 एंड 2 लाख का, 30,000 एंड 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज नंबर बी, वो आप नहीं ले सकते। एसओपी के केस में वो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो आपको मिलता है अंडर सेक्शन 24, एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कितना? 30,000 और 2 लाख, वो आप नहीं ले सकते। एलओपी डीएलओपी के केस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज समझना, एलओपी डीएलओपी में अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एलओपी डीएलओपी में आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, बट एलओपी डीएलओपी में अगर कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को आप किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल प्रोविजन में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरे हेड से आप अप टू 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हो। बट गाइस अगर यहां पे आप न्यू सेक्शन लेते हो तो एसओपी में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, एलओपी डीएलओपी में मिल जाएगा। एलओपी मींस लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी मींस डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, वहां आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। बट वहां पे अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एक भी रुपया सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के केस में बेटा एक तो 10AA वो एसईजेड का डिडक्शन नहीं ले सकते, उसके बाद में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, उसके बाद में सेक्शन 35 में वो डोनेशन देते थे ना, आप डोनेशन किसको देते थे? एक तो आपको पता है दैट इज द राहुल आईसीयू करके मैंने पढ़ाया था,
कि डोनेशन देते थे रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, या इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो सब डिडक्शन नहीं ले सकते डोनेशन वाले। और 35 एडी वो स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 14 बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर एंड ऑल, वो सब आप नहीं ले सकते, वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते पीजीबीपी में। अगर मैं आईएफओएस की बात करूं तो आईएफओएस में आपका जो माइनर का इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है तो यू नो दैट 1500 का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो 1500 का एग्जेम्पशन पेरेंट्स नहीं ले सकते। उसके बाद में जो भी एमपी एमएलए होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जो होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या डेली अलाउंस, उसका एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्पशन वो नहीं ले सकते। उसके बाद में फैमिली पेंशन जो मिलती है उस पर डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते। और फैमिली पेंशन पर डिडक्शन कितना मिलता है पता है? जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3, जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर करके, ठीक है, उतने का डिडक्शन मिलता है, वो आप नहीं ले सकते। उसके बाद में एक बात समझना, अंडर चैप्टर 6 ए में डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6 ए में आप कुछ भी नहीं ले सकते। मींस 80C, 80D, 80D कुछ भी नहीं ले सकते। एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप नहीं ले सकते। लेकिन बेटा इसमें दो एक्सेप्शन है। एक तो आप 80JJAA ले सकते हैं। 80JJAA क्या होता है? जो न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं उनको जो 3 इयर्स तक सैलरी पे करेंगे उसका 30% डिडक्शन मिलता है, वो आप ले सकते हैं। और दूसरा 80CCD2 ले सकते हैं। 80CCD2 क्या होता है? जो आपका एम्प्लॉयर अगर न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसका आप डिडक्शन लेते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन कितना मिलता है? जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, या 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वहां 14% ऑफ सैलरी हो जाता है। वो एग्जेम्पशन जो है, वो डिडक्शन जो है, वो 80CCD2 का ले सकते हैं। तो अगर आप न्यू सेक्शन ले रहे हैं, न्यू टैक्सेशन रिजिम, तो उस पर्टिकुलर केस में 80JJAA का डिडक्शन नहीं, सॉरी 80JJAA एंड आपका 80CCD2, इनको छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 80TTA नहीं मिलेगा, 80TT भी नहीं मिलेगा, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ये जितनी भी सेक्शन है ना, इन सेक्शंस की वजह से अगर पुराना कोई भी लॉसेस है या पुराना कोई भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो इन सेक्शंस की वजह से है, वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप ये सेक्शन ले लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये सेक्शन ले ली और मेरा पुराना कोई 35 एडी के बिजनेस का लॉस है, तो वो मेरा लैप्स हो जाएगा, नहीं ले सकता। या फिर पुराना मेरा कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अब तो मुझे नहीं मिलेगा, बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं मिलेगा, वो मेरा लैप्स हो जाएगा, उसको मैं अभी सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं। तो इन सब सेक्शंस की वजह से अगर पुराने कोई भी लॉसेस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपका क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अब एक और बात समझना, अगर मान लो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हर साल हम नए या पुराने को देख सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, आंसर इज यस। एवरी ईयर जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करते टाइम आपको देखना है, आपको न्यू प्रोविजन के साथ जाना है, मींस न्यू टैक्सेशन रेजिम 115BA की सी के साथ, या फिर एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल है उसके साथ जाना है। लेकिन एक चीज समझना, क्या हर साल चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन अगर आपका बिजनेस का इनकम है, बिजनेस का इनकम है, तो बेटा एक बार आपने ये न्यू प्रोविजन ले लिया तो फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा न्यू प्रोविजन के साथ। अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है तो आपने न्यू प्रोविजन ले लिया तो आपको न्यू प्रोविजन के साथ में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप किसी भी ईयर में जाके कोई कंडीशन वायलेट कर लेते हो और वापस आप बाहर आ जाते हो 115BAC से, तो वापस आप 115BAC नहीं ले पाओगे जब तक कि आप का बिजनेस का इनकम है। तो मैंने क्या बोला, देखो नॉर्मल केस में बिजनेस का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चेंज इट। बट अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस का इनकम है, तो बिजनेस की इनकम के केस में आपने एक बार अगर 115BAC ले लिया तो आपको फ्यूचर ईयर्स में 115BAC फॉलो करना पड़ेगा। बट किसी ईयर में अगर 115BAC से बाहर आ गए तो वापस आप 115BAC में नहीं आ पाएंगे जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? जैसे कोई सैलरी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का टीडीएस एम्प्लॉयर कौन सी रेट से काटेगा? नॉर्मल वाला या 115BAC की स्लैब रेट से? देखो नॉर्मली नॉर्मल वाले से काटेगा, बट अगर एम्प्लॉय ने अपना एक डिक्लेरेशन दे दिया, एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन दे देता है कि मेरा टीडीएस है वो 115BAC से काटो, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर टीडीएस 115BAC वाली स्लैब रेट से काटेगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस है वो नॉर्मल रेट से काटा था, एम्प्लॉय अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है 115BAC के हिसाब से, तो क्या कर सकता है? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसका टीडीएस कटा था 115BAC के हिसाब से, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एम्प्लॉय थिंक दैट कि न्यू टैक्सेशन रिजिम है वो सही उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो नॉर्मल रेट से जाना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या वो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से अपना
रिटर्न फर सकता है? आंसर इज यस। मिस आपका टीडीएस है वो कौन सी स्लैब रेट से कटा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू हैव एन ऑप्शन दैट आपको कौन सा वाला टैक्सेशन रिजिम है वो आपको फॉलो करना है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको फटाफट रिवीजन लेक्चर मिलते जाएंगे और मैं बता दूं ये रिवीजन लेक्चर कम से कम आपको 10 बार सुनने हैं, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर के बाद मैं आपके लिए कुछ एक शानदार चीज डालने वाला हूं। और वो शानदार चीज क्या है? वो आपके लिए एक ऐसी इस बार मैं चीजें करने वाला हूं मार्च में जो आपने आपके लिए बहुत ही अलग रहेगी, बहुत मजा आएगा आपको अपनी प्रिपरेशन में। एंड आई विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द डायरेक्ट टैक्स फॉर द सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स का पेपर इतना इजी आता नहीं है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, इतना लंबा पेपर है एंड ऑल, मतलब इतना बड़ा पेपर है भाई साहब डायरेक्ट टैक्स का। तो मैं बताऊं अभी आपके एग्जाम के जो डेज है ना वो सिर्फ आप हाथों पे काउंट कर सकते हैं, इतने से डेज बचे आपके एग्जाम के। तो आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए, एग्जाम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए। मॉर्निंग से इवनिंग तक आप क्या कर रहे हो लाइफ में आपको पता होना चाहिए। आप जो आपका 1 मिनट भी अगर वेस्ट हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। वैसा आपके अंदर डेडिकेशन आना चाहिए, बिकॉज यही तो टाइम है पढ़ने का। मैं हमेशा लाइफ में ये बोलता हूँ कि आपको लाइफ में सब करना है, आपको मौज मस्ती करनी है, आपको मजे करने हैं, घूमने जाना है, सब चीजें करनी है, लेकिन हर चीज करने का एक टाइम होता है। अभी आपका टाइम है पढ़ने का, तो आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। और अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दे देंगे तो बाकी सब चीजें करने के लिए आपको मौका मिलने वाला है करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर, थैंक यू।